Hello and welcome everyone. वेलकम टू द ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन। तो बच्चों, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब बस कुछ ही महीने बाद प्रारंभ हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है, एग्रीकल्चर संख्या है जो 12वीं बोर्ड संख्या है, उसकी किताबें या उनके बच्चों साल भर जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या अक्सर बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और इनकी किताबें मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम बच्चों आपके बोर्ड की परीक्षा की नज़रिए से एक श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें हम आपको पूरी परीक्षा अध्ययन कवर कराएंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट 12वीं एग्रीकल्चर या कृषि संकाय में 12वीं बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, उन सभी पेपरों को हम जो परीक्षा अध्ययन है उसके नज़रिए से पूरा कवर करेंगे, जिसमें आपके पूरे ही पेपर या पूरे ही जो आपके पेपरों की तैयारी हो जाएगी और सारे ही सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इन क्लासेस को बच्चों हम डेली आपके लिए अपलोड करते हैं। आपने इससे पहले जो अपने चैनल पे अपलोड हुई हैं वो एनिमल हस्बेंड्री की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं 3-4 क्लासेस। तो जिन बच्चों ने उन क्लासेस को नहीं लिया है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। और अभी हम फसल उत्पादन भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जो आपका पहला चैप्टर है उससे लेके हम आखिरी चैप्टर तक जितना भी आपका परीक्षा अध्ययन है वो पूरा कवर करेंगे। इससे बच्चों आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो श्रृंखला चल रही है, अगर इसको आपने पढ़ लिया है, तो भले ही आपने साल भर कोई भी स्टडी ना की हो, ना ही आपने बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दिया हो, बट अगर आप इस श्रृंखला को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका पेपर निश्चित ही 80 से 90% आप इसमें ला सकते हैं अपने पेपर में। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे कि आप ऑनलाइन हमसे पढ़ें, तो अगर आपके कमेंट्स या आपके रुझान अच्छे रहते हैं, तो हम निश्चित ही इन जो आपकी जो अभी लाइव रिकॉर्डेड क्लास चल रही हैं, अब इन क्लासेस को हम लाइव लेना चालू कर देंगे। अगर आप बच्चे अपनी अनुपस्थिति उपस्थिति उस में दर्ज करेंगे, सब उपस्थित रहेंगे लाइव क्लासेस में, तो निश्चित हम इन क्लासेस को लाइव कर देंगे। तो बच्चों, उसी श्रृंखला में आज हम क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर जो नंबर 1 है, उसको 12वीं कक्षा में उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों फसल उत्पादन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों जल निकास। तो जल निकास चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। जल निकास में बनने वाले जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पिछले वर्षों में आए हुए हैं, उनको भी हम अच्छे से देखते हुए कवर करते चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जल निकास से जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो यह क्वेश्चन बनता है कि जल निकास की परिभाषा बताइए कि जल निकास बच्चों होता क्या है। जल निकास क्या है और इसकी परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, इसका जो आपको डेफिनेशन अगर 2 नंबर की हम बात करें, जो अति लघु जो प्रश्न है अगर उसमें आता है, बच्चों उसमें पूछा जा सकता है कि जल निकास क्या है। तो जल निकास को बच्चों ये डेफिनेशन या जो इसकी परिभाषा है, इसको पढ़ने से पहले हम इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। अक्सर बच्चों हम जब क्या करते हैं, खेत में पानी देते हैं या फिर अधिक वर्षा हो जाती है, तो हमारे खेतों में जहाँ नीचा स्थान है, अगर वर्षा कम होती है, तो जहाँ पे निचले स्थान है उधर पे क्या होता है बच्चों, पूरे खेत में इस तरीके से पानी भर जाता है। या फिर आप क्या करते हैं, कभी पाइप खुल गया है आपका या खेत में बहुत अधिक आपने शिफ्ट हो गई है, जैसे अपन बोलते हैं इरिगेशन अगर ज़्यादा हो गई है, जैसे अपन सिंचाई बोलते हैं, तो इस तरीके से खेतों में बच्चों पानी भर जाता है। तो इस जो परिस्थिति है खेत में, इसे हम बोलते हैं जल भराव। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? जल भराव। खेतों में या तो वर्षा का या फिर सिंचाई का पानी इस तरीके से भर जाना क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं जल भराव। इंग्लिश में बच्चों इसे अपन बोलते हैं वाटर लॉगिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब होता है खेत में पानी भर जाना। अगर हम बात करें कि इस तरीके से अगर जो पानी भर जाता है, तो इससे मृदा जो है अपनी वो खराब होने का फसल जो है अपनी वो खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि फसल अगर इस तरीके से पानी जमा हो जाएगा, तो मृदा में किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा, पहली। दूसरी, मृदा इतनी कीचड़ भरी हो जाएगी कि उसमें आप कोई भी जो आपके भू-परिष्करण वाले चीज़ें हैं या जो भी आपके खेत में रख-रखाव या फसल को बचाव हेतु जो आप भी सस्य विज्ञान की जो क्रिया करते हैं, वह करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको इस पानी को यहाँ से निकालना अत्यंत ज़रूरी होता है। पानी अगर भरा रहेगा, तो कई ऐसे पौधे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की अपने हर पौधों को अपना ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है अपनी रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया करने की लिए। बट अगर इस तरीके से पानी भर जाएगा, तो पौधे या तो सड़ जाएँगे, गल जाएँगे या मर जाएँगे। तो इस पानी को खेत से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है बच्चों? ड्रेनेज कहलाता है, जिसे अपन बोलते हैं जल निकास। 2 नंबर की परिभाषा है, अच्छे से समझ लीजिए। आपको ये परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या है बच्चों, अगर इसकी हम परिभाषा एक बार देखें, तो फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह मतलब इस तरीके से खेत में जो पानी भर जाता है, तथा अधो सतह में जो अनावश्यक जल, या ये क्या है बच्चों? ये अनावश्यक जल है, क्योंकि ये ना फसलों के काम बनने वाला है, ना हम इसको सिंचाई में काम लेके आने वाले हैं। ये सब क्या होगा, यहाँ पे भर जाएगा और भरा भरा अपने पौधों को क्या करेगा, ये खराब करेगा। इसलिए ये जल, इस जल की कोई भी हमको आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक जल है वो मृदा ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है ना बच्चों? और तो ये क्या है बच्चों? अनावश्यक जल को
कृत्रिम रूप से मतलब बच्चों, कृत्रिम रूप मतलब एक होता है बच्चों प्राकृतिक रूप, एक होता है कृत्रिम रूप। जैसे वर्षा क्या है बच्चों? प्राकृतिक है, ना मैं करा रहा हूँ, ना आप करा रहे हैं, है ना? वो तो अपने आप जो पानी है वो बरस रहा है, तो वो है बच्चों आपका प्राकृतिक रूप। और कृत्रिम रूप क्या है? जिसमें मानव द्वारा जिस कार्य को किया जाता है, मानव द्वारा या मशीनों द्वारा जिस कार्य को किया जाए, वो क्या है बच्चों? कृत्रिम रूप है। अब इसको निकालने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं है कि ये नेचुरल बाहर जाए, इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पंप लगाना पड़ेगा या कोई नालियाँ बनाना पड़ेंगी, जिससे क्या करें हम इस पानी को अपने खेत से बाहर निकाल सकें। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कृत्रिम रूप। कृत्रिम रूप से क्या करना बच्चों? पानी को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है बच्चों? जल निकास कहलाता है। अगर मैं बात करूँ इस परिभाषा को इंग्लिश में पढ़ने की, तो बच्चों इंग्लिश में क्या आएगा? ड्रेनेज क्या है? द प्रोसेस और प्रैक्टिसेस यूज्ड टू रिमूव, रिमूव करना क्या बच्चों? रिमूव मतलब हटाना। क्या हटाना? एक्सेस वाटर को। कहाँ से बच्चों? सॉइल की सरफेस से, फ्रॉम द सॉइल सरफेस, या फिर फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल। एग्रीकल्चर ड्रेनेज क्या कहलाता है? द सिस्टम बाय विच, ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा जो वाटर ड्रेन किया जाता है इन द सॉइल टू रेज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ताकि हम क्या कर सकें? फसलों को अच्छे से उगा सकें। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जल निकास या फिर ड्रेनेज कहा जाता है। इट इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोर वाटर कंट्रोल या फिर इरोजन कंट्रोल और वाटर टेबल कंट्रोल। तो ये 2 नंबर की आपकी परिभाषा है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। जिस बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले लीजिए। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको जल निकास की मैंने परिभाषा समझा दी है। अगला जो बच्चों आपका क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है आपका, जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण लिखिए कि जल निकास करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके क्या कारण है, या फिर किन्हीं दशाओं या अवस्थाओं में जल निकास को उचित प्रबंधन करना आवश्यक होता है, कोई 4 बिंदु पे स्पष्ट कर दिए। बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है 2017, 2020, 2015 और 2023 में ये पूछा जा चुका है कि जल निकास की जरूरत क्या पड़ती है, कोई किन्हीं 4 आवश्यकताएं लिखिए जिनसे जिसके कारण हमको क्या करते हैं बच्चों? जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये जो पॉइंट है इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है, जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अगर हम पहला कारण समझे तो वो क्या है? निचले स्थानों पे, खेत की ऐसी जगह जो निचली होती है, क्योंकि क्या होता है बेटा, इंडिया में जो खेत है वो समतल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं से झुके होते हैं, कहीं ना कहीं से उनमें उतार या चढ़ाव होते हैं। तो जो उतरी हुई या निचली हुई जगह होती है, उधर पे क्या होता है बच्चों? पानी भर जाता है। तो निचले स्थानों की भूमियों में वर्षा का जल भर जाता है, जो कि क्या करता है बच्चों? फसल को उचित समय पे बुवाई करने में बाधा उत्पन्न करता है। अब होगा क्या बच्चों कि अगर खेत में पानी भरा हुआ होगा, तो ना आप वहाँ पे ट्रैक्टर चला सकते हैं, ना आप वहाँ पे कल्टीवेटर चला सकते हैं, ना आप वहाँ पे बुवाई के लिए सीड ड्रिल चला सकते हैं। और सीड ड्रिल अगर ये सब नहीं हो सकता, तो ये क्या करेंगे बच्चों? ये जो भरा हुआ पानी है, ये हमको सीड की बुवाई या खेत में अन्य तरह की विधियां करने में हमको क्या करेगा बच्चों? बाधा उत्पन्न करता है। अतः इस अतिरिक्त जल को निकालने समय पर क्या होती है बच्चों? बुवाई की जा सकती है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने ये पानी को निकाल दिया तो खेत में हम अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं, बुवाई का, निंदाई का, गुड़ाई का, जो भी है वो सारे काम अपने कर सकते हैं। दूसरा इसका जरूरत क्या है बच्चों? खड़ी फसल को अत्यधिक जल के कारण उसमें नष्ट होने की क्या होती है बच्चों? संभावना होती है, अतः उसे निकालना अति आवश्यक होता है। इस तरीके का अगर पानी भरा रहेगा तो इससे क्या होगी बच्चों? हमारी जो फसलें हैं वो सड़ना चालू हो जाएंगी, क्योंकि पानी की फसलों को हमेशा या अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। फसलों को हवा की भी जरूरत होती है और पानी की जरूरत भी होती है। तो अगर इस तरीके से पानी भरा रहेगा तो फसलों को हवा या अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी। इसके कारण क्या है बच्चों? जो जल को हमको बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तीसरी अगर हम बात देखें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ भूमि चिकनी मिट्टी युक्त है, चिकनी मिट्टी मतलब जहाँ पे क्या है बच्चों? क्ले, अगर वहाँ पे मृतिका या फिर क्ले का ज्यादा परसेंटेज है, उन्हें नष्ट होने की संभावना रहती है, अतः उन्हें बाहर निकालना अति आवश्यक होता है ना बच्चों? ऐसे क्षेत्र जहाँ की भूमियाँ चिकनी मिट्टी युक्त हैं, वहाँ भूमि की ऊपरी सतह पर जल एकत्रित हो जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, अतः उसे हम निकालना अति आवश्यक है। अब बच्चा क्या है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। अगर आपसे बोलें कि मृदा क्या है, तो मृदा क्या है बच्चों? 3 प्रकार के कणों को मिलने से जो संरचना बनती है उसे हम मृदा बोलते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है आपका सैंड, दूसरा बच्चों होता है आपका सिल्ट, और तीसरा क्या होता है बच्चों? क्ले। इसे हम बोलते हैं बच्चों बालू, इसे अपन रेत बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं मृतिका। तो मृतिका वो कण है बच्चों जो छोटे छोटे काले काले कण होते हैं। जब आप मृदा को पानी में घोलोगे तो जो चीज पानी में घुल के काला रंग उत्पन्न करेगी उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्ले। और क्ले अगर ज्यादा रहती है तो उधर क्या होता है बच्चों? जल भराव ज्यादा हो जाता है। अगर जिस एरिया में मृतिका, सॉरी सैंड या फिर बालू की परसेंटेज या बालू की मात्रा ज्यादा रहेगी, उस एरिया पे जैसे भी आप पानी डालेंगे वो नीचे चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप किसी राजस्थान के रेगिस्तान में जाते हैं या कहीं भी जहाँ पे आपके पास घरों के आजू बाजू जहाँ रेत रखी है, उधर पे आप एक गिलास पानी डालिएगा तो वो पानी तुरंत ही रेत से नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत कीचड़ वाली जगह पे, जहाँ पे काली काली जो कीचड़ हो जाती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में जमी हुई, उधर अगर आप पानी डालेंगे तो बढ़ जाएगा।
क्योंकि वो कैसी मिट्टी है बच्चों? चिकनी मिट्टी है। वो कैसी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है। अगर वहाँ पे क्या होगा बच्चों, चिकनी मिट्टी में पानी अगर भर जाएगा तो उधर भी फसलों को नुकसान होने लगेगा। इसलिए उस तरीके की भूमियों में जल निकास करना अत्यधिक ज़रूरी है। अगर हम बच्चों अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है लवणीय भूमि की सुधार के लिए। काहे के लिए बच्चों? लवणीय भूमि सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता अत्यधिक होती है। लवणीय भूमि क्या है बच्चों? लवणीय भूमि है वहाँ भूमि ऐसी भूमि जिसके ऊपर लवणों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। उस भूमि को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लवणीय भूमि बोलते हैं। तो उन भूमियों में क्या करना है बच्चों? हमको जल निकास की आवश्यकता अत्यधिक होती है। यदि सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाए तो अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आज आप सिंचाई करके आ गए। आज आपने क्या की बच्चों? खेत में सिंचाई की, उसके बाद अगर फिर से बारिश हो जाए तो आपने जो सिंचाई की है वो किस लिए की है? ताकि आपको जो मृदा या कोई पानी की ज़रूरत है या जो पौधों को ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो जाए। बट उसके बाद भी अगर बारिश हो जाती है तो वो मृदा को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही दे चुके हो। तो उस परिस्थिति में अगर कोई भी बारिश हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? जो बचे-खुचे जल है या जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है उसको आपको खेत से अपने बाहर करना होगा। तो ये क्या थे बच्चों? ये जल निकास की अवस्था के प्रमुख कारण थे। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने जैसा आपको बताया है कि एमपी में 2017, 20, 2015 और 2023 में ये पूछा जा चुका है। जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लें, और अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपको, जल निकास से आप क्या समझते हैं और इसके 6 उद्देश्य लिखिए। जल निकास से क्या समझते हैं? तो बच्चों यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी पहले जल निकास की डेफिनेशन, कि जल निकास क्या है? कि कृत्रिम रूप से अत्यधिक या अनावश्यक पानी को खेत की या भूमि की ऊपरी सतह से निकालना जल निकास कहलाता है। इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा या जो मैंने आपको समझाया था, उससे आपको ये ईज़ी हो जाएगा। अगर हम बात करें जल निकास के 8 उद्देश्य लिखिए। तो पौधों की उचित वृद्धि हेतु भूमि की सतह या अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। अब बच्चों ये है भूमि। जो भूमि होती है या जो आपका खेत है वो थोड़ा गहराई में होता है बच्चों, क्योंकि भूमि क्या है या जो लैंड क्या है बच्चों? 3 स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। भूमि क्या है बच्चों? आपका खेत क्या है? 3D स्ट्रक्चर। 3D देखते हैं ना अपन ने मूवी में सुना होगा बच्चों आपने कि 2D 3D मूवी आ गई, 7D आ गई। तो इनका मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी वस्तु जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापे हों, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब भूमि में देखेंगे आप बच्चों, जैसे आप खेत में खड़े होंगे तो उसकी लंबाई भी दिखती है खेत की, कि भाई खेत इतना लंबा है। उसकी हम चौड़ाई भी देख सकते हैं, और अगर हम उसको खोदेंगे तो हम उसकी गहराई भी देख सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 3D स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो 3D स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों? इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी ये जो है ये इसकी गहराई है। समझ में आया? अब जो ऊपर जो सतह है उसे हम बोलते हैं बच्चों ऊपरी सतह। क्या बोलते हैं उसे? पृष्ठ सतह या ऊपरी सतह। तो खेत पे आप जहाँ पे खड़े हो, जहाँ पे आप बैठे हो, तो जो जहाँ पे पैर रखे हुए हैं, आपकी टेबल रखी हुई है, जहाँ पे चेयर रखी हुई है, तो जो भूमि की जो सतह है उसे हम बोलते हैं ऊपरी सतह। जहाँ पे अपन घरों में टाइल्स लगाते हैं, खेतों में हम चलते हैं, ट्रैक्टर चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऊपरी सतह। और जो ऊपरी सतह के नीचे बच्चों जो होती है उसे हम बोलते हैं अधोसतह। अधोसतह मतलब क्या है? जो नीचे है, सतह के नीचे जो सतह है उसे हम बोलते हैं अधोसतह, और जो ऊपर वाली है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऊपरी सतह। तो दोनों जगह से पानी निकालना ही क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। अगर बच्चों हम इसकी उद्देश्य की बात करें तो पहली उद्देश्य क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अगर पहला उद्देश्य हम देखें तो पहला उद्देश्य हो जाता है कि भूमि की भौतिक दशा को सुधारना। भौतिक दशा क्या होती है बच्चों? भौतिक दशा मतलब कि भूमि में कितना एयर है, कितना वाटर है, कितना मिनरल है और कितना ऑर्गेनिक मैटर है। अगर हम भूमि की बात करें, मान लीजिए आप भूमि में पूरे 100% चीज़ें हैं। कितने परसेंट बच्चों? 100%। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो भूमि में क्या पाया जाता है बच्चों? भूमि में 45%, 50% पाया जाता है बच्चों ठोस। इस 100% को अगर हम बाँटें तो ये 2 भागों में बढ़ता है। 50% मात्रा में पाया जाता है बच्चों ठोस, और 50% मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? रंध्र। क्या पाया जाता है? कि 50% में पाया जाता है ठोस और 50% में पाया जाता है बच्चों रंध्र। अब इन रंध्र को भी हम 2 भागों में बाँटते हैं। रंध्र मतलब होते हैं भूमि में पाए जाने वाले छोटे-छोटे छिद्र, जिसमें आपका पानी और जिसमें आपका हवा जाके नीचे संचित होता है या उसमें जाके स्टोर होता है। फिर वहीं से पौधे क्या करते हैं बच्चों? उस हवा को या उस पानी को जड़ों के द्वारा अपने अंदर ले लेते हैं। समझ में आया? तो भूमि में क्या पाए जाते हैं बच्चों? रंध्र पाए जाते हैं और ठोस भी पाया जाता है। ठोस मतलब ऐसा भूमि का वह हिस्सा जहाँ पे कंकड़-पत्थर, या जो मैंने आपको बताया था सैंड, सिल्ट और क्ले, जैसे अपन ने बोला था बालू और मृत्तिका वगैरह, वो पाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों ठोस जगह। और उसके अलावा जो जगह पाई जाएगा उसे हम बोलते हैं रंध्र। तो 50% बच्चों रंध्र होते हैं और 50% क्या होता है? ठोस हिस्सा होता है। अब इन रंध्रों को भी हमने कितना-कितना बाँटा है बच्चों? 50 में से 25 और 25।
25% में हमने काय के लिए छोड़ा है, पानी के लिए, और बचा कुचा 25% हमने छोड़ा है बच्चों वायु के लिए। ये क्या है बच्चों? वायु, और ये है तुम्हारा जल। तो ये क्या है बच्चों? भूमि की ये भौतिक दशा सुधारने में। अब मान लीजिए कि खेत में अगर पानी ज़्यादा भर जाता है, खेत में आपके पानी अगर ज़्यादा भर जाता है, आप इसको देख पा रहे हैं? खेत में अगर बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है आपको कलर समझ में ना आ रहा हो। तो अब ये क्या है बच्चों? मैं एक बार इनको फिर से लिख देता हूँ। ये थोड़ा कॉर्नर में हो गया है, तो हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। अगर हम भूमि की बात करें, तो भूमि में अगर 100% चीज़ें हैं, तो इन 100% को बच्चों हमने 2 भागों में बाँटा है। इन 100% को हमने 2 भागों में बाँटा है। एक 50% हिस्सा और दूसरा 50% हिस्सा। इस 50% में बच्चों पाया जाता है ठोस पदार्थ। क्या पाया जाता है बच्चों? ठोस पदार्थ। इस 50% में पाया जाता है बच्चों ठोस पदार्थ, और बचे-खुचे जो 50% है, यहाँ पे पाया जाता है अपने भूमि के रंध्र। क्या बोलते हैं इन्हें? रंध्र, जिसे अपन बोलते हैं मृदा रंध्र। समझ में आया बच्चों? अब इस ठोस पदार्थ किन चीज़ों से मिलके बनेगा? ये बनेगा आपका सैंड से, और सिल्ट से, और क्ले से। इन सब चीज़ों से मिलके क्या बनता है बच्चों? ये 50% आपका भूमि का ठोस वाला हिस्सा। और अगर आप इन बात करें, ये जो 50 वाला हिस्सा है, ये मिलके बनता है बच्चों पानी से, जिसे अपन बोलते हैं जल, और दूसरा हो जाता है बच्चों हवा, जिसे अपन बोलते हैं वायु। बाकी 50% हिस्से में ये भरी हुई होती हैं। तो अगर ये 50-50% जो है, इसको अपन आधे-आधे भागों में बाँटेंगे, तो 50 का आधा-आधा होगा बच्चों 25 और 25। तो ये जो 25 वाला भाग है, इसको हम दे देते हैं वायु के लिए, और इसको हम दे देते हैं जल के लिए। तो मान लीजिए, अगर भूमि, कोई भी भूमि जो आपने ली है, या आपने हाथ में उठाई है, या आपने किसी भी बर्तन में भरी है, या आपके खेत में जो भूमि है, उसमें अगर हम देखें, तो उसमें लगभग-लगभग मान लो 100% जगह है। तो वो जो 50% है, वो काय से घिरी हुई होती है बच्चों? वो ही घिरी होती है ठोस पदार्थों से। और बची-खुची जो 50% है, उसमें पाए जाते हैं बच्चों रंध्र। रंध्र, अगर आप, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों पोर्स, इंग्लिश में हम बोलते हैं पोर्स, या इसे आप छिद्र भी बोल सकते हैं। भूमि में पाए जाने वाले छिद्र। ठीक है? तो इन छिद्रों में क्या होता है बच्चों? इन छिद्रों में भरी रहती है या तो जल या फिर वायु। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि पौधों को जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो आप खेत में, आपने, ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ सिंचाई करते हो। आपने आज सिंचाई कर दी, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद करेंगे, तो इतने दिन तो खानी वहाँ पड़ा, पानी जो है उसका वहाँ पे पड़ा नहीं रहेगा। इसके लिए होता क्या है बच्चों, कि मृदा अपने अंदर पानी संरक्षित करके रखती है, जो कि जब सिंचाई आप नहीं देते हैं, तब वो अपने उस पानी को उपयोग करके पौधों को देती है, और पौधे वहीं से पानी लेते हैं। पौधे ऐसे तो नहीं है कि बच्चों मुँह है, हमने ऊपर से जाया और उनको पिला दिया। वो तो मृदा में पानी जाएगा, उसके बाद जड़ों से अवशोषित होके वो पौधे के अंदर आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मृदा में रहना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। अब मृदा में रुकने के लिए क्या चाहिए बच्चों? उसको जगह चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रंध्र। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। उन रंध्रों में जाके ये इस तरीके का पानी वहाँ पे बढ़ जाता है। अब सेम क्या है बच्चों? पौधों को सांस लेने के लिए मृदा में जैसे केंचुआ पाए जाते हैं, या बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब उन सूक्ष्म जीवों को सांस लेने के लिए भी क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ होता है? हवा में होता है। इसका मतलब मृदा में हवा भी अंदर जमा होना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ की सारी चीज़ें क्या होंगी बच्चों? मर जाएँगी। तो इसलिए वहाँ पे जो 25% जो छिद्र हैं, वो काय के काम पड़ेंगे? वायु भरने के लिए। और जो 25% काम है, वो काय काय के लिए काम पड़ेंगे बच्चों? जल भरने के लिए। तो 25 और 25 हो गए ये 50। बचा-कुचा जो 50% है, अब इसको हमको काय, ठोस के लिए भी चाहिए, क्योंकि अगर ठोस नहीं रहेगा तो वहाँ पे पौधे नहीं उगेंगे। जिस तरीके के पानी में अगर ठोस नहीं है, तो पानी में पौधे नहीं उगेंगे। तैरते जाएँगे, नहीं तैरते जाएँगे। इसलिए हमको काय की ज़रूरत चाहिए, फिर तो ठोस की ज़रूरत पड़ी चाहिए। अब ठोस पदार्थ क्या करेंगे? मृदा में पौधे को खड़ा रखने में मदद करेंगे। मृदा में पौधे को जो मिट्टी है, उसपे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यंत्र चला सकते हैं। तो वो जो ठोस नेचर आता है, वो उसके कारण आता है। और अगर हम रंध्र की बात करें बच्चों, तो ये हो गया अपना रंध्र का प्रतिशत। और ये जो है बच्चों की, ये जो मैंने आपको जो टेबल बनाई है, ये है मृदा की भौतिक अवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक अवस्था। अब मान लीजिए कि खेत में ज़्यादा पानी हो जाता है। खेत में अगर ज़्यादा पानी होगा, तो बच्चों होगा क्या, कि ये जो छेद वायु के लिए थे, ये जो हवा भरने के लिए थे, ये भी क्या करेंगे बच्चों? जल से भर जाएँगे। आपने एक अगर हद तक पानी दोगे आप, है ना? कि आप ज़्यादा पानी अगर नहीं डालोगे खेत में, तो होगा क्या, कि आधे जल से भरे रहेंगे और आधे आपके वायु से भरे रहेंगे। बट आप क्या करोगे? अचानक से बहुत सारा पानी भर दोगे खेत में, तो ये वाली जो जगह थी वायु वाली, ये भी आपके क्या होगी? पानी से भर जाएगी। मतलब ये भी पानी, और यहाँ भी पानी। अगर ये होगा, तो इससे क्या होगा बच्चों? मृदा की संरचना बिगड़ जाएगी। क्योंकि मृदा में क्या चाहिए बच्चों? पानी भी चाहिए और वायु भी चाहिए। क्यों चाहिए? ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर इस तरीके से मृदा में जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, तो इससे उसकी होगी क्या बेटा? उसकी जो फिजिकल संरचना है वो बिगड़ जाएगी। और अगर उसकी फिजिकल संरचना बिगड़ेगी, तो क्या होगा बच्चों? मृदा में पौधे भी अच्छे से नहीं उग पाएंगे, और उसमें पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, वो भी मरने लगेंगे। तो इसलिए इसका पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चों, भूमि की भौतिक दशा सुधार करना, या उसको बनाए रखना। होगा क्यों? क्योंकि अगर आप खड़े हुए पानी को मृदा से बाहर निकाल दोगे, तो मृदा से बाहर निकालोगे, तो क्या होगा बच्चों? वहाँ वायु के लिए भी जगह रहेगी और
जल के लिए भी ज़रूरत जगह रहेगी। तो उससे क्या होगा, मृदा की जो भौतिक अवस्था है, वो बनी रहेगी। पहला पॉइंट अगर वो आपको समझ में आ गया हो। क्या है बच्चों कि भूमि की भौतिक दशा सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं। उसका कारण है जो मैंने आपको बता दिया है। भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने दें। अब होता क्या है बच्चों, जो पानी होता है, पानी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं, क्योंकि पानी तो एक बच्चों मिक्स मिश्रण है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वहाँ पे पानी भरा रहेगा तो उससे होगा क्या कि पानी तो बच्चों एक लिक्विड चीज़ है और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो अगर मृदा में जम जाएँगे तो मृदा क्या बन जाएगी बच्चों, लवणीय बन जाएगी। लवणीय मतलब सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ सॉल्ट हो जाएगा उधर पे पौधे अच्छे से नहीं उग पाएँगे। दूसरा क्या हो गया बच्चों, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पानी को निकाल देते हैं ताकि ऊपर ना भरा रहे और ये सारी चीजें मृदा की भूमि पे एकत्रित ना हो पाए। तीसरा उद्देश्य की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो है भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। अगर पानी भरा रहेगा बच्चों, पानी अगर भरा रहेगा तो पानी होगा क्या, एक तो जब शुरू में पानी भरा रहेगा तो ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो मृदा का तापक्रम मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट मृदा की सतह पे नहीं पड़ पाएगी। अगर मृदा की सतह पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ पाएगी तो मृदा का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बिगड़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, भरे हुए पानी में लगातार पानी धूप पड़ती रहे तो पानी एक टेम्परेचर के एक समय के बाद जाकर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होगा तो उससे क्या होगा बच्चों, जो तापक्रम है वो गड़बड़ हो जाएगा। 3 आपके उद्देश्य हो गए। चौथे का है बच्चों, मृदा में वायु संचार करना। वायु मतलब क्या होता है बच्चों, हवा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 25-25% में दोनों चीजें होती हैं। अगर पानी आपका ज्यादा दिनों तक वहां रुका रहेगा या एक्स्ट्रा पानी आपके खेत में जमा हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि आपका जो वायु का संचार है या जो वहां पे वायु भरी हुई है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बिगड़ जाएगी। और उससे क्या होगा बच्चों, सारी जो एक्टिविटीज है मृदा की वो खराब होने लगेंगी। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है बच्चों, भूमि को दलदला बनाने से रोकना। दलदल मतलब वही जो आप सोचते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कीचड़। अगर पानी भरा रहेगा तो मृदा में क्या हो जाएगी बच्चों, दलदला दलदलापन आ जाएगा और दलदल मच जाएगी, जिससे होगा क्या कि आप कोई भी कार्य उसमें आसानी से नहीं कर पाएंगे। चौथी क्या है बच्चों, पैदावार बढ़ाना। अब पैदावार कैसे बढ़ेगी बच्चों, अगर आप पानी को निकालोगे तो उसकी क्या होगी बच्चों, भौतिक दशा जो है वो मृदा की अच्छी रहेगी, है ना, पहले तो। दूसरी बात क्या, अगर दलदल पानी निकालोगे तो ये क्या होगी बच्चों, मृदा दलदल ही नहीं बन पाएगी। जिस दलदल ही नहीं बन पाएगी तो आप अपने सारे काम अच्छे से कर पाओगे। और ये सब अगर सब अच्छे से होता रहेगा तो क्या होगी बच्चों, पैदावार आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें 7वें पॉइंट की, तो लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। अब ये कब होगा बच्चों, अगर मैंने जैसे आपको बताया था बहुत सारे सूक्ष्म जीव या जीवाणु पाए जाते हैं मृदा में। अब उनको क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कब बढ़ेगा, जब ऑक्सीजन के जो छिद्र हैं या जो रंध्र हैं वो खाली रहेंगे, तब जाके वहाँ हवा भरेगी। और हवा भरेगी तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर वहाँ पे पानी भर जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और अगर पानी भर जाएगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो होगा क्या कि जितने भी आपके जो लाभदायक या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु हैं, वो मर जाएँगे। और मर जाने के बाद क्या होगा, मृदा को जो उसकी पैदावार है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप पानी निकालोगे तो हवा हवा वहाँ पे भरी रहेगी। और उस हवा को क्या करेंगे बच्चों, जीवाणु लेके अपना भरण पोषण या अपने वृद्धि आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगी बच्चों, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। आपको समझ में आया। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगला पॉइंट अपना ये है कि फसलों के लिए कृषि क्रियाओं समय पे करने में सहायता करना। अब क्या होगा बच्चों, पानी अगर भरा रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी, लेकिन अगर पानी रहेगा तो जब आपका मन होगा तब आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बखन्नी कर सकते हैं। जब चाहें जब आप उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, खरपतवारों को खड़वा सकते हैं। जब चाहें जब आप उसमें हल चला सकते हैं, है ना? तो ये सब जो सस्य विज्ञान की क्रिया है, वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा बच्चों, फ़ायदा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि जल निकास से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों, उसकी परिभाषा या डेफिनिशन लिखनी है। और इसके जो 6 उद्देश्य हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये इंग्लिश में वीडियो चाहिए या इंग्लिश में कंटेंट चाहिए तो वो कमेंट करेगा, तो हम उनको ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे, या इसी को हम क्या करेंगे बच्चों, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के लाइन टू लाइन ये चीज़ें लिखवा देंगे। होता क्या है बच्चों कि इंग्लिश में ये सारा कंटेंट मिलना या एग्रीकल्चर क्षेत्र में इंग्लिश में बहुत कम बुक छपती हैं। तो उसको हम आपकी मदद करने के लिए हम इंग्लिश में कर देंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए है या दिक्कत हो रही है तो वो हमको कमेंट करे, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को इंग्लिश में लेके आएँगे आपके लिए। जल निकास के लिए 8 उद्देश्य लिखिए, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। 2010, 2011 और 2014 तीनों सालों में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हम देखते हैं जल निकास के तरीके या विधियों के नाम लिखिए। अब आपने ये सोच लिया है, समझ लिया है कि जल निकास क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा कि जल निकास से फ़ायदे क्या हैं या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा प्रश्न हमने क्या पढ़ा है बच्चों, इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य मतलब होता है कि क्या सोच के आप कर किसी चीज़ को कर रहे हो।
अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो उसको आपने किस सोच के, आपका वो क्या है कि इसको करने से क्या होगा? तो उससे हम बोलते हैं उद्देश्य। अगर आपको कहीं भी इस तरीके के शब्दावली या कहीं भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आपको बस सोचना ये है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है बच्चों, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसका एग्ज़ाम में अगर आप प्रैक्टिकली वे से भी सोच के लिखेंगे, तो बहुत सारे लोग समझ जाएँगे चीज़ें आसान है, तो उसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो किताबी लैंग्वेज है बस वही लिख के आएँ तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको भी किसी चीज़ के उद्देश्य समझ में आते हैं, तो आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की, इसके तरीके और विधियों के नाम लिखो। तो हमने क्या देख लिया है बच्चों की जल निकास क्या है? दूसरा हमने ये लिखा देख लिया कि वो आवश्यकता उसकी क्यों पड़ती है। तीसरा हमने ये कि इसको करने से क्या फ़ायदे होंगे या इसको करने के उद्देश्य क्या हैं। अब चौथा ये कि आप उसको करोगे कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बच्चों की, अगर ये नहीं पता रहेगा कि करना कैसे है, तो आपको कितना भी नॉलेज रहे कोई मतलब का नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आता है बच्चों की इसकी विधियाँ क्या-क्या हैं? तो बच्चों इसकी 2 विधियाँ, एक है आपका पृष्ठीय जल निकास और दूसरी क्या है बच्चों? भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भूमि क्या है बच्चों, एक 3D स्ट्रक्चर है। 3D मतलब जिसके 3 डायमेंशन होते हैं या जिसके 3 परिमाण होते हैं। तो 3D है तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है खेत की, मान लो ये आपका खेत है, ये आपका इस तरीके से खेत है। तो जो आपकी ऊपर वाली जो सतह है, उसे अपन बोलते हैं बच्चों पृष्ठ। उसे क्या बोलते हैं अपन? पृष्ठीय। ये जिसे अपन बोलते हैं अपर सरफेस। या जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सतह बोलते हैं। ठीक है? और इसके जो नीचे की जो भूमि है, अब भूमि ऐसा तो नहीं है बच्चों की सिर्फ़ इतनी पतली है। आपके खेत में एक पन्नी की तरह लेयर बिछी है। भूमि में तो आप गड्ढा करोगे, वो तो बहुत गहराई तक है कि नहीं है? तो उसकी ऊपर की जो सतह है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पृष्ठीय सतह। और उसके नीचे वाली जो सतह रहेगी बच्चों, इसकी भूमि की जो नीचे वाली सतह रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? भूमिगत सतह। तो हो सकता है कि बच्चों पानी या तो यहाँ भरा रह सकता है या हो सकता है पानी यहाँ भरा रह सकता है। तो दोनों जगह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? पानी को हटा सकते हैं। इसलिए इसकी विधियाँ भी कितनी हैं बच्चों? 2 हैं। एक कौन-सी? एक तो पृष्ठीय विधि, और जो दूसरी है वो बच्चों वो कौन-सी है? एक पृष्ठीय विधि और दूसरी है बच्चों अपनी भूमिगत विधि। पृष्ठीय विधि को अगर हम देखें बच्चों, तो पृष्ठीय विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सरफेस मेथड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों हम? इसे पृष्ठीय भूमि को हम बोलते हैं सरफेस वाटर ड्रेनेज। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं सबसरफेस वाटर ड्रेनेज। सबसरफेस वाटर ड्रेनेज। ठीक है बच्चों? तो जनरली कितने प्रकार होते हैं ड्रेनेज के? 2 प्रकार होते हैं। एक सरफेस होता है बच्चों, एक होता है कौन-सा? सबसरफेस। ठीक है? ड्रेनेज इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सॉइल। सबसरफेस ड्रेनेज इज़ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि सरफेस जल निकास का मतलब क्या होता है कि भूमि की ऊपरी सतह से पानी निकालना। क्या कहलाता है? पृष्ठीय जल निकास कहलाता है। वहीं मृदा की संस्तर से, मृदा संस्तर से या निचली मृदा से, ये जो लिखा हुआ है मृदा प्रोफाइल, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मृदा के क्या है ये? संस्तर। तो मृदा संस्तर से क्या करना बच्चों? पानी को निकालना, या निचली मृदा से, निचले भाग से पानी को निकालना सब सरफेस ड्रेनेज कहलाता है, या इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? भूमिगत जल निकास इसे हम कहते हैं। ये हो गया आपका बच्चों एक प्रश्न की मृदा की जो विधियाँ हैं उनके नाम लिखिए। तो 2 प्रकार की विधियाँ हैं। अब अगर हम इसकी देखें कि इसके तरीके क्या-क्या हैं बच्चों, है ना? अब ये तो आपकी विधियाँ हो गई। अब विधियों को आपने मान लिया कि भाई रोटी बनाने की ये विधि है, हाथ से बना सकते हैं, बेलन से बना सकते हैं, तो अब उसको हम लिखना पड़ेगा ना। तो अब उनके हम जो अंदर की जो प्रकार है हम वो देखते हैं कि जल निकास के तरीके को बताइए और किसी एक विधि का को समझाइए। तो जल निकास के कितने तरीके हैं बच्चों? ये तो आपने पढ़ लिया। एक है आपका कौन-सा? पृष्ठीय जल निकास, और एक कौन-सा है बच्चों अपना? भूमिगत जल निकास। एक पृष्ठीय और एक भूमिगत। अब पृष्ठीय के अगर हम पार्ट देखें तो बेटा इसमें क्या है? एक स्थायी नालियाँ। स्थायी नालियाँ क्या होती हैं बच्चों? ऐसे खेत जो कैसे हैं बच्चों? बहुत ही ऊबड़-खाबड़ हैं, जहाँ पे एक तरफ बहुत ऊँचा है, एक तरफ बहुत नीचा है ना? जहाँ पे क्या बच्चों हर साल पानी भर जाता है, जहाँ पे निश्चित रूप से हर साल पानी भर जाता है, तो उधर आप क्या करेंगे बच्चों? उधर आप हर साल तो नालियाँ बनाएँगे नहीं, या हर साल आप उसको निकालने की व्यवस्था तो नहीं करेंगे। आप एक बार क्या करेंगे? पक्की नालियाँ बना देंगे। सीमेंटेड नालियाँ आपने बना दी खेत की निचली सतह पे, तो होगा क्या? मान लीजिए इस तरीके का आपका खेत है, इस तरफ आपकी खेत की ढलान है। अब बच्चों इसमें होता क्या है कि अगर आपकी जब भी बारिश होगी, अब इधर आके वो पूरा पानी आपका क्या होगा बच्चों? एकत्रित हो जाएगा। अब हर साल अगर ऐसा होता है, तो आप क्या करेंगे? खेत में अपने इस तरीके की नालियाँ बना देंगे। इस तरीके से आप नालियाँ बना देंगे, जिससे होगा क्या बच्चों कि आपका खेत का जितना भी जल है, वो इन नालियों में इकट्ठा होके और एक जगह से आप इसको क्या करोगे बच्चों? बाहर निकाल दोगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अब ये काम कहाँ हो रहा है बच्चों? ये काम हो रहा है ऊपर। भूमि की ऊपरी सतह पे, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पृष्ठीय सतह। इसलिए ये काय की विधि है बच्चों? ये पृष्ठीय जल निकास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सब कहाँ हो रहा है बच्चों? भूमि की ऊपरी सतह पे। ना आपको गड्ढा खोदने की जरूरत पड़ रही है, ना आप उसमें नीचे बना रहे हो, ये आप सब कहाँ कर रहे हो? भूमि के ऊपर। इसलिए ये क्या है बच्चों? पृष्ठीय जल निकास का एक प्रकार है। समझ में आया? अब दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा बच्चों आपका है अस्थायी नालियां बनाना।
अब ऐसी नालियाँ बच्चों कि आपको पता है कि अगले साल मेरे को खेत को लेवल कराना है ना? या इस बार ज़्यादा बारिश हो गई इसलिए आपके खेत में पानी भर गया। हर बार इतनी बारिश नहीं होती है तो पानी कम भरने की संभावना कम होती है। उधर पे आप क्या करोगे बच्चों, इस तरीके से अगर स्थायी नालियाँ बनाओगे तो जिससे आपकी पैसों और समय दोनों की बर्बादी होगी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ समय के लिए जब वो पानी भर रहा है, उस समय हम क्या करते हैं वहाँ अस्थायी या कच्ची नालियाँ बना देते हैं, जो स्थायी नहीं होती है मतलब परमानेंट नहीं होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं परमानेंट और इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेरी। समझ में आया? तीसरा अगर हम देखें तो ये हो जाएँगे बच्चों कट आउट नालियाँ। इनको क्या करते हैं बच्चों, कट आउट नालियाँ क्या होती हैं, इसमें भी नालियाँ होती हैं। जब पानी भर जाता है वहाँ से हम इनको काट के उसमें पानी ला देते हैं और नहीं तो इसको क्या कर देते हैं बच्चों, इनको हम मिटा देते हैं। उसे हम बोलते हैं कट आउट नालियाँ। समतल भूमि में मेढ़ों के को काट कर। अब क्या होता है बच्चों, अगर आपकी भूमि समतल है और उधर पे पानी भर रहा है तो आप क्या करोगे, उस भूमि की समतल है मान लीजिए, इस तरीके का आपका खेत क्या है, समतल है जहाँ पे कोई भी ऊँचा-नीचा नहीं है। इस तरीके का आपका जो खेत समतल है, अब इधर अगर पानी भरेगा, तो खेत क्या होते हैं बच्चों, खेतों के चारों तरफ क्या होती हैं, मेड़ें होती हैं। इस तरीके से खेतों में चारों तरफ क्या होती हैं बच्चों, मेड़ें होती हैं। तो आप क्या करोगे, इन मेड़ों को तोड़ोगे ताकि क्या हो, खेत से ये पानी बाहर चला जाए। तो ये कौन से हैं बच्चों, आपको पृष्ठीय जल निकास या जिसे हम बोलते हैं सरफेस वाटर ड्रेनेज के ये क्या है बच्चों, विधियाँ हैं। अगर हम बात करें बच्चों भूमिगत जल निकास, तो भूमिगत जल निकास के तरीके क्या हैं बच्चों, एक तो टाइल ड्रेनेज, एक है स्टोन ड्रेनेज, एक है मोल्ड ड्रेनेज, एक है पाइप ड्रेनेज और एक है पोल ड्रेनेज। अब बच्चों ये नाम आपको थोड़े कठिन लग रहे हैं, अभी अपन आगे चल के इस लेक्चर में इन सब की फोटो देखेंगे और हर एक विधि को हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी आपको जिसको लिखना है वो यहाँ से लिख ले या फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। इन विधियों को मैं अभी आपको समझाऊंगा एक एक करके, सारी विधियों को फोटोग्राफ के साथ, ताकि आपको देखने में या जानने में या एग्जाम में अपने मन से लिखने में बहुत ईजी हो। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बच्चों सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, तो देखिए बच्चों सरफेस ड्रेनेज मतलब ये, जैसा आपका ये पूरा खेत है, अब खेत में क्या है बच्चों, इस जगह पे मान लो उतार है, इस जगह पे उतार है और बाकी यहाँ क्या है बच्चों, खेत आपका ऊंचा है। अब होगा क्या, इस जो ऊपर वाला जो पानी है वो सारा जम के आपको इस नीचे वाले हिस्से पे क्या होगा बच्चों, जमा हो जाएगा। और इधर पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे नालियां बना देंगे। इस तरीके से हम नालियां बनाएंगे तो जितना भी आपका पानी है वो क्या करेगा, इन नालियों के थ्रू बाहर निकल जाएगा। देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, अगर लैंड का स्लोप, लैंड का जो स्लोप है या भूमि की ढलान जिसे हम बोलते हैं, वो जिस तरफ है जहाँ पे आपका पानी जमेगा, उस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरीके से नालियाँ बना देंगे जिससे कि सारा पानी निकल के या इन नालियों के थ्रू क्या होगा, हमारे खेत से बाहर आ जाएगा। अब ये सारा का पूरा काम कहाँ होगा बच्चों, ये पूरा काम होगा अपनी सरफेस पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सरफेस ड्रेनेज। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है, हमारे देश में प्रायः इसी विधि का क्या होता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो सब सरफेस ड्रेनेज है ना बच्चों, उसको उसमें जितनी भी क्रिया होती हैं, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं भूमिगत जल निकास, उसमें जितनी भी क्रिया होंगी वो कहाँ होंगी बच्चों, आपके मृदा के नीचे। और अगर मृदा के नीचे होंगी बच्चों तो उससे होगा क्या कि आपको सिर्फ तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा बात उसमें लेबर या फिर पैसे बहुत लगेंगे। इसलिए इस तरीके की जो विधियाँ होती हैं ये ईज़ी होती हैं। तो इसलिए भारत में ये पृष्ठीय भूमि जल निकास है उसको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार भूमि की ऊपरी सतह पे खुली नालियों द्वारा जल निकास किया जाता है। इस तरीके की भूमि की जो है अपनी, उसके ऊपर खुली नालियाँ बना देते हैं और इन नालियों से क्या करते हैं बच्चों, पानी को बाहर निकाला जाता है। मुख्य नालियाँ सदैव निचले धरातल की ओर होती हैं और ये निकास में क्या है बच्चों, इस तरीके की मुख्य नालियाँ होती हैं, ये मुख्य नालियाँ। और फिर इधर आपकी होती हैं बच्चों छोटी-छोटी बहुत सारी नालियाँ, जो क्या करती हैं, सारी जो नालियाँ बन के एक इस ये आपकी मुख्य नाली है और ये है आपकी पूरे खेत में इस तरीके से छोटी-छोटी नालियाँ। तो इन नालियों से पानी बह के इस मुख्य नाली के थ्रू खेत से बाहर निकल जाएगा। तो मुख्य नालियाँ सदैव निचली धरातल की ओर होती हैं और ये निकास नालियों, ये है आपकी निकास नालियाँ और ये है आपके बच्चों मुख्य नालियाँ। निकास नाली खेत के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर की गहराई पे होती हैं। मतलब खेत के धरातल मतलब मान लो ये आपका खेत है, इधर से आप 30 सेंटीमीटर नापोगे, मतलब 1 फीट, 30 सेंटीमीटर मतलब लगभग-लगभग 1 फीट गहरी नालियाँ बनाओगे, जो कौन-सी होंगी बच्चों? मुख्य नालियाँ। ये नालियाँ स्थायी और अस्थायी बनाई जाती हैं। नहरों के जो सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ खेतों की धरातल से अधिक ऊंचाई पर नहरें होती हैं, वहाँ कटआउट नालियों का उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों ये हो गया आपका सरफेस ड्रेनेज, ये आपकी पिक्चर है। अगर आपको समझ में ऐसे आ गया हो, तो आप डायरेक्ट भी अपने भाषा में अपनी इस परिभाषा को एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ये देखिए सरफेस ड्रेनेज है, ये है आपका बच्चों सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है बच्चों? द ड्रेनेज इज द नॉट सफिशिएंट और प्रैक्टिकल पोरली ड्रेनेज, ये इंग्लिश में लिखी हुई भाषा है, जिसको लिखना है वो इंग्लिश में लिख लीजिए। बाकी ये आपकी देखिए फोटो है,
ये क्या है बच्चों, मान लीजिए इस तरीके का आपको मृदा के नीचे अगर इस तरीके से पानी भर जाता है, तो अब यहाँ पे आप सरफेस पे तो भरा नहीं है, ये सरफेस से नीचे भरा हुआ है। ये आपका क्या है बच्चों, ये सतह है। ये है आपकी क्या बच्चा, सतह है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऊपरी सतह या भूमि सतह। और ये क्या है बच्चों, आपको अधोभूमि, अधोभूमि या जैसे हम बोलते हैं भूमिगत, अधोभूमि मतलब भूमि के नीचे की वाली भूमि। इधर पानी बढ़ जाता है तो इधर हम ना नालियाँ बना सकते हैं, ना कोई भी काम कर सकते हैं। तो इधर इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, पाइप डाल देते हैं, और इन पाइपों में क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं आजू बाजू से। अब ये जो पानी रहेगा इस पाइप के अंदर जाएगा और इस पाइप से खेत के ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार के ड्रेनेज या इस प्रकार के जो जल निकास है उसे हम क्या बोलते हैं, भूमिगत, भूमिगत जल निकास। ये देखिए बच्चों, ये आपकी फोटो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, जल निकास से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। तो ये वही है, इसमें डेफिनेशन लिखनी है और इसके महत्व, महत्व या फिर इसके लाभ। अगर हम इसके लाभ देखें तो ये प्रश्न भी आपका 2012, 2016 या फिर 2022 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या लिखना है बच्चों, जल निकास या वाटर ड्रेनेज की परिभाषा या उसके लाभ लिखना है कि उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो अति लघु सी प्रश्न नंबर एक, मतलब जो मैंने पहला प्रश्न बताया था उसमें इसका आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। और अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इसमें क्या है बच्चों, इससे भूमि की भौतिक दशा सुधारी जा सकती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि भौतिक दशा क्या होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सुधार सकते हैं। दूसरी क्या है, भूमि में वायु संचार बढ़ता है। वायु संचार मतलब पानी अगर निकलेगा तो वहां पे वायु अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी तो क्या कहेंगे बच्चों, वायु का जो संचार है वो बढ़ जाएगा। तीसरा अगर हम देखें कि भूमि का तापक्रम अनुकूल रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। पानी अगर भरा नहीं रहेगा क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, जो सीड है आपका वो अंकुरण अच्छे से होगा, और अच्छे से अंकुरण होगा तो उसका जो पौधा रहेगा उस सीड से निकलने वाला वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा तो उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। भूमि में केशिय जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब बच्चों भूमि में जल कितना प्रकार का होता है, क्या है कैसा नहीं है, ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। अलग अलग प्रकार के जल पाए जाते हैं। अगर हम मेनली बात करें तो बच्चों भूमि में 3 प्रकार के जल होते हैं। एक होता है बच्चा अपना हाइड्रोस्कोपिक वाटर, एक क्या बोलते हैं बच्चों अपन इसको, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक हो जाता है बच्चा आपका कैपिलरी वाटर, एक क्या है अपना कैपिलरी वाटर। और अगर हम तीसरे प्रकार की वाटर की बात करें, एक हो जाता है बच्चा अपना ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल मतलब जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जल। ठीक है। एक हो गया बच्चा अपना कैपिलरी, जिसे हम बोलते हैं केशीय जल, इसे क्या बोलते हैं हम, केशीय जल। और एक हो जाता है बच्चों आपका हाइग्रोस्कोपिक जल। एक क्या हो जाता है बच्चों आपका, हाइग्रोस्कोपिक जल। होता क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल जल क्या होता है। अब ग्रेविटेशनल आपने पढ़ा होगा बच्चों 11वीं में कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन क्या है बच्चों, भूमि में जो नीचे से जो हमको एक पुल या जो खिंचाव का बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल जल बोलते हैं। ग्रेविटेशनल उसको क्या बोलते हैं हम, जल बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल बल बोलते हैं, मतलब भूमि में अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो नीचे की तरफ जो हमको एक बल जो हमको खींच रहा है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल जल बोलते हैं। तो ऐसा जल क्या होता है बच्चों, ऐसा जल जो अगर मृदा में ज्यादा जल हो जाता है तो जल ना बच्चों नीचे बहना चालू हो जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि जमीन में जो सारा जल है वो जाके नीचे पानी में मिल जाएगा। तो पानी में क्यों मिलेगा, क्योंकि नीचे से एक बल है जो उस जल को खींच रहा है। तो उस बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, खींचने वाले बल को ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो ऐसा जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा में ना ठहर के मृदा से नीचे चला जाता है, उस जल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जल बोलेंगे। समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद बच्चों अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है अपना केशिय, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी मतलब होता है बच्चों, मृदा में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिलरी। क्या बोलते हैं उसे, कैपिलरी। या उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, केशिय, केशिका बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, केशिका। तो मृदा में जो स्टोर या स्टोर है ना, जो स्टोरेज के लिए, ये जो मृदा में पानी को रोकने के लिए जो बनाए हुए हैं, जो 25-25% जो मैंने आपको बताया था, जो वो 25% जगह है उसमें अगर जल भरा भरा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, केशिय जल। क्या बोलेंगे उसे, केशिय जल। एक हो जाए बता आपका कौन सा, हाइड्रोस्कोपिक जल। हाइड्रोस्कोपिक जल क्या होता है बच्चों, ये मृदा के पार्टिकलों के ऊपर चिपका हुआ होता है। होता क्या है, आपने मान लो कोई भी सरफेस को सुखाया, आपने कोई भी सरफेस को या मृदा के कणों को आपने सुखाया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा बच्चों, जो वातावरण की जो नमी है ना वो जाके उसमें चिपक जाएगी, वो जाके चिपक जाएगी। बट वो जल क्या है, उपयोग नहीं रहेगा, वो तो सिर्फ क्या है उसमें चिपक गई है वातावरण की नमी। जैसे कि आप पापड़ बनाते हैं या आप और भी कोई भी प्रकार की चीज बनाते हैं, उसको अगर आप सूखी, कोई भी सूखी चीज है उसको अगर आप ऐसे छोड़ देंगे खुला, तो क्या होगा बच्चों, उसमें नमी आ जाती है, जिसे अपन बोलते हैं सीड़ गए या सीलन आ जाती है ना। तो क्यों क्यों क्या हुआ,
उसने क्या हुआ बच्चों, जो वायुमंडल में या जो हवा में जो जल था, उसको अपने अंदर क्या कर लिया बच्चों, अवशोषित कर लिया। तो उस प्रकार के जल को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी जल। क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो समझ में आया, तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर एक गैसीय जल और एक गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहेगा बच्चों, ये तो मृदा से नीचे चला जाएगा, मतलब मृदा में जो जल को संरक्षित करने या स्टोर करने की जो जगह है वहां पे ये नहीं रुकेगा। ये क्या करेगा बच्चों, मृदा में नीचे चला जाएगा, मतलब पौधों के कोई काम नहीं पड़ा। दूसरा वाला ये जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है बच्चों अपना, जो हाइड्रोस्कोपिक जल है, ये क्या होगा, ये मृदा के कणों में चिपका हुआ रहेगा बहुत तेजी से, क्योंकि उनने क्या, हमने डाला नहीं है ना बच्चों, ये वाले पानी को हमने मृदा में खुद नहीं डाला है। उसने क्या करा, मृदा के कण सूख गए थे, इसलिए उनने वायुमंडल से अपने अंदर पानी को थोड़ा थोड़ा अवशोषित कर लिया है ना, बट इतनी मात्रा में नहीं है कि वो किसी चीज किसी दूसरे को उसको दे सकें। तो ये भी क्या है बच्चों, हमारे पौधों के काम नहीं पड़ने वाला, ये भी हमारे पौधों के काम नहीं पड़ने वाला। फिर पौधों को कौन सा वाला पड़ेगा बच्चों, ये वाला कैपिलरी वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, केशीय जल। केशीय जल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मृदा में जो 25% जो जगह है पानी भरने की, ये वहीं पे भरा हुआ है। अब वहीं पे भरा है मतलब ये हमारे पौधों के काम का है। समझ में आया, इसलिए जो केशीय जल है वो क्या होता है बच्चों, पौधों के काम का जल होता है। तो मृदा में जो केशिकीय जल है उसकी मात्रा में वृद्धि करना, मतलब क्या होगा, अगर आप जल निकास कर दोगे तो होगा क्या कि आपके ऊपर ज्यादा फालतू पानी नहीं भरा रहेगा। तो फालतू पानी नहीं भरा रहेगा तो सिर्फ उतना ही रहेगा जितना को मृदा को जरूरत थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, केशीय जल बोलते हैं। अगला जो आया बच्चों, भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बचती है। क्षारीय और अम्लीय कैसी होती है बच्चों, अगर जिस जिस जगह पे पानी खड़ा रहता है, तो जिस भूमि पे जल भरा रहता है, उस एरिया की जो भूमि रहती है बच्चों, वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्योंकि जो अम्ल है बच्चों, भूमि का अम्लीयता हाइड्रोजन H प्लस आयन के कारण होती है। H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन जो है बच्चों, ये क्या करते हैं, भूमि में अम्लीयता बढ़ाते हैं। अब जो पानी है, पानी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, H2O। क्या बोलते हैं बच्चों, H2O। मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, H प्लस भी पाया जाता है और OH माइनस भी पाया जाता है। तो अगर पानी भरा रहेगा तो ये क्या कहेंगे, ये जो OH आयन है ये का क्या होंगे बच्चों, वहाँ ऊपर जमते जाएंगे। और ये अगर OH आयन वहाँ पे जमते जाएंगे तो मृदा क्या हो जाएगी बच्चों, मृदा पे अम्लीयता बढ़ जाएगी, है ना। और अगर हम बात करें मृदा क्षारीय कैसे होगी बच्चों, कि अगर पानी में बहुत सारे जो क्षार वाले तत्व या आयंस जो मौजूद हैं, ये अगर मृदा में जम जाएंगे तो मृदा हो जाएगी आपकी क्षारीय, है ना बच्चों। तो क्या होगा, ये आपके लाभ हैं। लाभ कौन कौन से हैं, एक तो इसकी भौतिक दशा बनी रहती है। दूसरा क्या है बच्चों, इसका वायु, मतलब मृदा में वायु का संचार अच्छा होता है। तीसरा इसका तापमान बढ़ा रहता है, या तापमान जो है उसका वो मेंटेन रहता है। चौथा क्या है बच्चों, मृदा का जो केशीय जल है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और तीसरा चौथा जो पांचवा अपना है वो क्या है, भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बच जाती है। तो ये क्या है बच्चों, आपके ये जल निकास के आपके जो है मेन मेन वो लाभ हो गए। इसकी फोटो ले लीजिए, जिसको भी वो बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जल निकास की परिभाषा लिखिए और उसकी कोई तीन प्रणालियां लिखिए। तो अभी हमने क्या देखी थी बच्चों, वो मेथड थी, वो क्या थी आपकी, मेथड थी। अब हम देखेंगे जल निकास की प्रणालियां क्या होती हैं। तो आपको डेफिनेशन तो आपको समझ में आ जाएगी और आप लिख देंगे। प्रणालियों की बात करें तो बच्चों तीन प्रकार की प्रणालियां होती हैं। एक है बच्चों कौन सी अपनी, एक है अपनी प्राकृतिक जिसे अपन बोलते हैं नेचुरल, दूसरी आपकी हेरिंगबोन प्रणाली, और तीसरी आपकी गिरिडॉन प्रणाली। समझ में आया। अब अपन एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे क्या आया बच्चों, पहले आया आपकी कौन सी, प्राकृतिक प्रणाली। तो इस प्रणाली में नालियों की भूमि में प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशा बदलती रहती है, तथा अंत में मुख्य नाली द्वारा नदी और तालाब में क्या होता है, पानी छोड़ दिया जाता है। मतलब होता क्या है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, जहाँ पानी भर जाता है उधर से वो बहना चालू हो जाता है। एक मान लीजिए एक जगह पे जाना पानी भर गया, तो धीरे धीरे वो फैलना चालू होता है। अब फैलना चालू होता है तो बच्चों ना आप उसके लिए नालियां बनाते हैं, ना वहां से पहले से ही हम ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं। पानी क्या होता है, जिस तरफ बढ़ता जाता है उस तरफ अपना रास्ता अपने आप बनाता जाता है। उस तरीके की जो पानी बाहर निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक प्रणाली। नाली भूमि में प्राकृतिक ढाल के साथ साथ जहां जहां जिस तरफ ढाल रहेगी उस तरफ पानी अपने आप बहता रहेगा और अपनी नालियां खुद बनाता रहेगा। उस प्रकार की प्रणाली को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक प्रणाली। समझ में आया। दूसरा है बच्चों हेरिंग बोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नालियों खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। ये देखिए बच्चों, जैसे ये है आपका खेत, तो आपकी जो मुख्य नाली है बच्चों, ये आपकी खेत के बीचों बीच आपने बना दी। मान लीजिए एक आपका खेत है, उसके बीचों बीच से एक नाली बना दी, तथा जो सहायक नालियां हैं इसके इसमें आकर मिलती जाती हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो सहायक नालियां हैं वो इसमें आके इस तरीके से मिलती जा रही हैं। ऐसे आपने बीच बीच में सहायक नालियां बना दी,
जो इसमें आके मिल गई, जो जिसने क्या किया बच्चों, जहाँ-जहाँ पानी खड़ा था वो सारा आके इस नाली में डाला और उसको यहाँ से क्या कर दिया बच्चों, बाहर निकाल दिया। तो इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों-बीच बनाई जाती है तथा जो सहायक या जो जल निकास नालियाँ होती हैं, इनके इसमें आके ये क्या करती जाती हैं बच्चों, मिल जाती हैं। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं बच्चे उसे, हैरिंग बोन प्रणाली। तीसरा आता है बच्चों ग्रिडॉन प्रणाली। तीसरा क्या है आपका, ग्रिडॉन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नालियाँ खेत के उस सिरे पे बनाई जाती हैं, खेत के उस सिरे पे बनाई जाती हैं जिसमें धरातल नीचे होता है और सहायक नाली इसमें मिलती रहती है। अब इसमें क्या है बच्चों, मान लीजिए खेत इधर से आपका नीचा है, तो आपने मुख्य नाली इधर से ले गए, फिर इस तरफ नीचा है तो आप इधर ले गए, फिर इस तरीके से आपने इसको खेत से बाहर निकाल दिया। ये आपकी मुख्य नाली हो गई। और जो आपकी सहायक नालियाँ रहेंगी बच्चों, वो इस तरीके से आप इसमें ला के यहाँ पे मिलाते रहेंगे, कुछ इस प्रकार। तो ये आपकी जो विधि होगी वो क्या होगी, ये होगी बच्चों आपकी, ये जो विधि होगी वो होगी आपकी कौन सी, गिरिडॉन प्रणाली। ग्रिडरॉन प्रणाली समझ में आया। एक हो गई आपकी हेरिंगबोन प्रणाली, एक हो गई आपकी कौन सी बच्चों, ग्रिडरॉन प्रणाली, और एक हो गई आपकी प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली में क्या है, तो जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, पानी अपने आप नीचे की ओर अपना आप बहना स्टार्ट कर देगा, उसका रास्ता वो स्वयं बनाता रहेगा, उस प्रकार की प्रणाली को हम बोलेंगे बच्चों प्राकृतिक प्रणाली। अगर हम बात करें हेरिंगबोन में क्या होगा बच्चों, कि एक में हम खेत के बीचों बीच, ढाल वाल से हमको कोई मतलब नहीं है, खेत को बीचों बीच हम एक मुख्य नाली बनाएंगे और फिर इसमें जो क्या होगा, सहायक नालियों को इसमें आके हम मिला देंगे, जिससे होगा क्या कि सारा पानी इस मुख्य नाली के थ्रू खेत से बाहर चला जाएगा। इसे हम बोलेंगे हैरिंगबोन प्रणाली। क्या बोलोगे बच्चों से, हैरिंगबोन प्रणाली। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है बच्चों अपना कौन सा, ग्रिडॉन प्रणाली। ग्रिडॉन प्रणाली में क्या होगा, इसमें जो मुख्य नालियां होंगी ये किस तरीके से बनेगी, जहां जहां पे पानी की जरूरत है, जहां जहां पानी भरा हुआ है वहां पे, वहां से आप अपने क्या करोगे, मुख्य नालियों को गुजारोगे। और बाकी जो जो आपकी सहायक नालियां रहेंगी वो इस आके इस नाली के मुख्य नाली के साथ मिल जाएंगी, जिससे कि ये पूरा पानी हम खेत से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका जल निकास की प्रणालियां। जल निकास की विधियां कौन सी हैं, दो विधियां हैं बच्चों। एक कौन कौन सी विधियां हैं, एक ऊपरी पृष्ठीय विधि है और एक क्या है, अधोभूमि या भूमिगत विधि। दो हो गई आपकी विधि। अगर हम प्रणाली की बात करें तो तीन प्रणालियां हैं। एक कौन सी प्रणाली है बच्चों, प्राकृतिक प्रणाली, और दूसरी हेरिंगबोन, और तीसरी कौन सी है बच्चों, दूसरी अपनी है ग्रिडरॉन प्रणाली। समझ में आया। जिन बच्चों को ये फोटो लेना है यहाँ से लिखना है तो लिख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका 19 और 23 में पूछा जा चुका है। तो बच्चों ये आज हमने देख लिया है पूरा आपका जल निकास के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आगे इसका जो पूरा चैप्टर है जिसमें दीर्घकालीन जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। कोई बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहता है तो हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं आपको देती है, जिसमें 11वीं 12वीं पीएटी आईसीआरबी सारी तरीके के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, उस बेसिक से लेके आपका पूरा एडवांस लेवल तक। अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। और किन्हीं बच्चों को अगर इंग्लिश में कंटेंट चाहिए है वो भी हमको कमेंट करके बताएं तो हम ये कंटेंट को आपको इंग्लिश में ला सकते हैं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे होते हैं तो हम ये क्लासेस को आपके लिए लाइव लेके आएंगे। लाइव क्लासेस में क्या होगा बच्चों, ये जो पूरा कंटेंट है आपका लाइव चलेगा, आप भी ऑनलाइन रहेंगे तो आप हमसे जुड़ के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हमारे साथ लाइव पढ़ भी सकते हैं। वीडियो को लगातार देखें, धीरे धीरे करके आपकी जो सीरीज चली हुई है इसमें आपकी बायोलॉजी की और आपकी पशुपालन की और आपका ये जो अपना फसल उत्पादन है, ये 3 सब्जेक्ट आपके लगातार डल रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपकी वो बायोलॉजी की लाइव क्लास चलती है। आप उस लाइव क्लास में जुड़िए, जो भी आपके डाउट्स हैं आप उन डाउट्स को वहीं पे क्लियर कर सकते हैं। बाकी की आपकी जो ये 2 एग्रीकल्चर की और जो आपकी पशुपालन की जो क्लासेस हैं वो शाम के टाइम रोज़ डल जाती हैं। अगर आप इनको भी क्लासेस को लाइव चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।